दर्शकों, आज बिहार बिहार में मैं आपसे कुछ सवाल ज़रूर करूंगी। ज़रा गौर करिए कि आपके आसपास जिन लोगों को आप देखते हैं, उनमें से कितने लोगों को सही समय पर खाना मिलता है, सही एजुकेशन मिलती है, उन्हें कितना अच्छे जो हेल्थ है वो मिलती है। अगर ये तमाम चीज़ें उनके पास नहीं है तो सोचिए उनकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये सवाल बेहद गंभीर है और इसीलिए जो हमने शुरुआत में कहा कि हम चर्चा करेंगे मानव अधिकारों के बारे में, उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है जो न सिर्फ हमें हमारे अधिकारों के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी समझाएंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, ये तमाम जो हमारे अधिकार हैं इनका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, इन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके अलावा भी जो हमारे अधिकार हैं वो क्या है। चलिए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रोहित कुमार जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है बिहार बिहार कार्यक्रम में। आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय। बिहार बिहार में आपका तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा कि कई बातें हम जो खास तौर पर करेंगे मानव अधिकारों के बारे में, उससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये अधिकार जो मानव अधिकार है आखिर हैं क्या, किस रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद अर्पिता जी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, सुप्रभात और मानवाधिकार की ढेरों शुभकामनाएं मैं उन्हें देता हूं। आपने सही कहा कि जीवन जीने के लिए मानवाधिकार की जरूरत होती है और मानव अधिकार एक इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का जो सफ़र है, उस सफ़र को वो सुरक्षित तरीके से, वो सुनियोजित तरीके से जी सके, वो पूरा कर सके, वो अपने जीवन में बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो जी सके, उसके लिए मानवाधिकार का संरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को जीने के लिए मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उनको शिक्षा दिया जाए, उनको अच्छे से भोजन दिया जाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, इन सभी की जरूरत पड़ती है। और इसको जब संरक्षित करने की बात आती है तब हम मानवाधिकार की बात करते हैं और इसी से मानव जीवन सुगम होता है। रोहित जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हम अधिकारों की जब बात करते हैं तब हमारे संविधान ने तो हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, तो ये मानव अधिकार जो हमारे संरक्षित करने की आप बात कर रहे हैं, संविधान में तो पहले से व्यवस्था है, तो इसे हमें समझने की इतनी ज़रूरत आज क्यों पड़ रही है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में तो इसकी घोषणा की कि इसको दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, आज वो दिवस भी है, तो हमें इतनी गहराई से इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्या कमियां दिख रही हैं आपको पूरे वर्ल्ड में, हमारे भारत में, हमारे आसपास? देखिए, इसको अगर हम बहुत डीपली समझें तो 10 दिसंबर 1948 को जब ये शुरू हुआ था तो उससे पहले की क्या स्थिति थी पूरे विश्व स्तर पे। उससे पहले आप देखेंगे कि दूसरे जो भी सक्षम देश है या जो भी जिनके पास अधिक पावर या पैसा है, वो दूसरे देशों पे अपना कब्जा जमाते थे और उनके जो नागरिक हैं उसके अधिकारों का हनन करते थे। उसी दौरान आप देखेंगे कि जो विश्व युद्ध हुआ है, विश्व युद्ध भी वही दौर था जहाँ पे कोई भी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया गया। अपने प्रभुत्व के लिए, अपने अधिकारों को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए दूसरे के अधिकार का हनन किया गया। तो ये विश्व स्तर पे हो रहा था और लगातार लोगों को इंसानी जीवन जो है वो तहस नहस हो रही थी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि अगर इस तरह से हुआ तो सामाजिक जीवन, जो मानवीय जीवन है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। उसको संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकार को एक नियमों में बांधा गया। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे एक अधिकार को संरक्षित किया, नियमानुसार किया, उसके बाद अलग अलग देशों को अपनाने के लिए उन्होंने उस पर जोर दिया और भारत ने 1993 में इसे अपनाया। जब किसी भी देश को संयोजित तरीके से चलाने के लिए संविधान का निर्माण होता है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है अगर हम उसी का पालन सही से करें तो वही मानवाधिकार हो जाएगा। संविधान में दिए गए अधिकार मानव के सुरक्षित जीवन के जीने के लिए ही है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही है। उसी के अधिकार का हम सही से पालन नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए देश स्तर पे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे कानून और नियम बनाए गए, जिससे कि अगर कोई अधिकता के कारण वो दूसरे के अधिकार का हनन करता है तो इस नियमों में बंध के उसको जो प्रताड़ित हो रहा है उससे संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। बिल्कुल। आपने बड़े विस्तार से समझाया कि इसका मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। इस उद्देश्य को हम तो समझ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारे दर्शक और गहराई से समझें। अगर हम इसकी डिटेल में जाएं, इसको थोड़ा डीप समझने का प्रयास करें, हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं जो भिक्षावृत्ति में होते हैं। तो कई बार हमने देखा कि कई NGO प्रयास करते हैं, कई सरकारें प्रयास करती है कि उनको भिक्षावृत्ति से हटाया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कई बार कि कुछ
छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलत काम होते हैं उनको संरक्षित किया जाता है। अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो उनके लिए वृद्धाश्रम बनाए जाते हैं ताकि उनको अच्छे से भोजन मिल पाए, उनकी हेल्थ ठीक रहे। इस तरह के काम हमने होते समाज में देखे हैं। जी। तो इसको सामाजिक न्याय और मानव अधिकार से अगर हम जोड़ के देखें, तो अगर आप इसको समझा पाएँ कि वाक़ई में हमारे राइट्स क्या है? एक बच्चे के रूप में, एक लड़की के रूप में, एक बुज़ुर्ग के रूप में, एक इंसान के रूप में कानून हमें क्या-क्या सामाजिक न्याय देता है, क्या-क्या हमें राइट्स देता है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जी। आपने सही कहा कि कई सारे संगठन हैं, सरकार है, अपने स्तर पे वो कोशिश कर रहे हैं कि जनजीवन को बहुत अच्छा बनाया जाए। देखिए, हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो सामाजिक न्याय है और जो मानवाधिकार है, वो दोनों ही एक दूसरे का पूरक है। दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। सामाजिक न्याय का सीधा-सीधा मतलब है समान अवसर। हम किसी भी रूप से या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हम किसी में विभेद नहीं कर सकते। हम सबको समान अवसर देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का अवसर हो, चाहे वो शिक्षा का अवसर हो, चाहे वो अच्छा भोजन का अवसर हो, चाहे अच्छा जीवन जीने का अवसर हो। समान अवसर देने पर ही सभी लोग आगे आएंगे। जो लोग गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो आगे आएंगे। अब समाज में कई सारी चीज़ देखी जाती है, जैसे आपने भिक्षावृत्ति की बात की, या बहुत सारी और भी कुरीतियाँ समाज में है। एक समय जब हम पिछड़े थे, जब हम मुगलों के और अंग्रेजों के शासन काल में थे, उस समय में उनके जो हम पे शासन कर रहे थे, उन्होंने हमारे सारे अधिकार का हनन करके हमारी जीवन शैली को ऐसा बना दिया जिससे कि हम बहुत आगे ना जाए। हमारी जो मानवीय सभ्यता है उसको डिस्टर्ब करने का उन्होंने कोशिश किया, क्योंकि हजारों साल पुरानी हमारी बहुत ही बेहतरीन सभ्यता से हम आए हैं, बहुत ही अच्छी संस्कृति और सामाजिक वातावरण से जो भारत का इतिहास रहा है, उसको तोड़ने का पूरी कोशिश की गई। और उसी में जो लोग पिछड़े थे वो और अधिक पीछे चले गए, जो लोग सक्षम थे उन्होंने अपने अलग अलग तरीके से वो आगे बढ़ते गए, और समाज के बीच में एक बड़ा खाई हो गया। उस खाई में मतलब जो लोग गरीब थे वो गरीब इतने गरीब हो गए कि उनके पास रोजमर्रा के जीवन जीने की जो बेसिक नीड की चीज़ें होती है वो भी नहीं होने लगा। उसके बाद जरूरी हुआ कि सरकारों को, जो हमारी सरकार आई, वो उस पर कोशिश करे, उनको आगे लाए। सामाजिक संगठन भी आगे आया, लेकिन अभी भी योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं। आप कह सकती हैं भ्रष्टाचार एक कारण है, लोगों में जागरूकता नहीं है अपने अधिकारों को प्रति, वो एक कारण है, और भी ऐसे कारण हैं जिस कारण लोग पीछे रह गए हैं। आपने कहा कि महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार हैं। आप किसी भी जगह पे जहां महिलाएं काम कर रही हैं, उनको वहाँ पे उनके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो पूरी तरह से वो सुरक्षित रूप से वहाँ पे वो कार्य कर सके। लेकिन कई बार वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि महिलाओं को वो सुरक्षा नहीं मिल पाता है, लेकिन उनके पास ये कानूनी राइट है कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह के रोजगार को, चाहे वो नौकरी पेशा में है, वो व्यापार कर रही हैं, सुरक्षित रूप से कर सकें। उसके बाद महिलाओं को जैसे कि संपत्ति का अधिकार मिला है, और कुछ वर्षों में और वो मजबूत हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसको संरक्षित किया जा रहा है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देना क्यों जरूरी है? एक भाषा में देखें तो हम लोगों के बीच होता है कि जब वो मायका में होती है, यानी जब वो अविवाहित होती है, उस समय कहा जाता है कि ठीक है, तुम अपने ससुराल जाना, तो वहाँ तुम्हारा अपना घर होगा, तो वहाँ तुम देखना। जब उनकी शादी हो जाती है तब कहा जाता है कि तुम अपने मायके में जाना, वो तुम्हारा घर होगा, देखना। इसका मतलब है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से वो संरक्षित नहीं है। उनकी निर्भरता या तो अपने पिता या भाइयों पे है या फिर पति पे है। तो जब वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, संरक्षित नहीं है, तो निश्चित है कि वो खुद के मन से, खुद के तरीके से जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती है। इसीलिए सरकार ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे संरक्षित किया कि उन्हें संपत्ति का अधिकार भी दिया जाए, ताकि ये इस रूप से ना हो कि उनका कोई भी आर्थिक रूप से वो मजबूत है ही नहीं। महिलाएं जब आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, और कहा भी गया है कि अगर महिलाओं को मानवाधिकार दिया जाए, मानव का अधिकार महिलाओं पर संरक्षित किया जाए, तो मान लीजिए कि मानवाधिकार पूर्ण हो गया, क्योंकि निर्माता तो वही है, हमारी निर्माता तो महिला ही है। बिल्कुल। बच्चों में भी मानवाधिकार को हम सिर्फ संवैधानिक रूप से नहीं देख सकते, प्राकृतिक रूप से भी मानवाधिकार संरक्षित होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ माँ के दूध पिलाने के लिए प्राकृतिक ने ऐसी संरचना की है। इसका मतलब कि प्राकृतिक ने उस बच्चे को यह अधिकार दे के भेजा है कि जैसे ही वो जन्म लेगी उसके भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक ने कर दिया है।
तो वो उसका अधिकार है, उस दूध पे, उस भोजन पे सिर्फ उस बच्चे का अधिकार है, ये उसका प्राकृतिक अधिकार है। उसी तरह से बच्चे को एक अच्छा जीवन मिले, अपने माता पिता के साथ एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिले, शिक्षा का समान अवसर मिले, उसे इस समाज में बड़े होने का और सुरक्षित रूप से बड़े होने का अधिकार मिले। ये बच्चों के लिए ऐसे अधिकार हैं। बुजुर्गों के लिए भी, जिस तरह मैंने महिलाओं के संपत्ति का अधिकार कहा है, कि बुजुर्गों के लिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश आ चुका है कि अब बुजुर्गों की जो खुद की खरीदी हुई संपत्ति है, उस पर अंत समय तक उनका खुद का अधिकार है। क्योंकि हम लोग देखे हैं, वैसे हम बहुत ही सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सबल देश में रहने वाले लोग हैं, लेकिन बुजुर्गों के अधिकार का हनन तो बहुत व्यापक रूप से होने लगा है, और आजकल तो ये बढ़ रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि बच्चों में आपस में लड़ाई होती है जी। और उस लड़ाई में जो घर के माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनको झेलना पड़ता है। जी। सारी संपत्ति बच्चे ले लेते हैं, फिर माँ बाप अक्सर वृद्धाश्रमों में सहारा उनको लेना जी। पड़ता है, या फिर कहीं किसी सड़क किनारे हम उन्हें बैठते देखते हैं। जी। तो ऐसी जो दिक्कतें हैं, मानव अधिकार जो हमारा कानून है, जो हमें संरक्षण देता है, वो किस तरीके से मदद करता है, ये भी आपसे जानेंगे। जी। तो मैं थोड़ा अब डिटेल में इसके आना चाह रही थी जी। कि मान लीजिए बच्चे से शुरुआत करते हैं। जी। किसी बच्चे की शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, मान लीजिए उसके माता पिता या आसपास ऐसा माहौल ही नहीं है कि उसको शिक्षा मिल पाए, नहीं उसके माता पिता अफोर्ड कर पा रहे हैं एजुकेशन, तो उसके एजुकेशन की चिंता सरकारें तो कर रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैसे ये अधिकार उसको मिलेगा? क्या एफर्ट तमाम एनजीओ या जो मानवाधिकार संगठन है किस तरह से एफर्ट करेंगे या करते आए हैं अभी तक? देखिए, हमारे भारत में राइट टू एजुकेशन का लॉ है, कानून है। राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि कोई भी, वो धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो कितना भी पिछड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सीधा सीधा शिक्षा के अधिकार को अपना सकता है, वो सीधे स्कूल जा सकता है। और सरकारें कोशिश कर रही हैं, सरकारें उसके लिए अलग अलग योजनाएं लाती हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं वो और उसके माता पिता वो स्कूल भेजें और बच्चे स्कूल आ सके। मैंने जैसे पहले कहा कि जागरूकता बहुत बड़ा विषय है, और जागरूकता का कमी होना ये भी अपने आप में एक विषय है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना ये भी अपने आप में एक विषय है। एक परिवार जो गरीब है, जब उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो परिवार चाहता है कि ये बच्चा शायद कोई काम कर ले, और वो उसको होटल में काम करने भेज देता है, किसी साइकिल के दुकान पे काम करने भेज देता है। उसका मकसद ये होता है शायद ये बच्चा कुछ कमाकर घर लाएगा तो हमारा जीवन चल सकेगा। लेकिन उस माँ बाप में ये जागरूकता की इतनी बड़ी कमी है कि वो बच्चा आज जिस स्तर पे है, क्योंकि वो मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम ही नहीं है। तो जब वो बच्चा आज मजदूरी करने गया है तो पूरा जीवन ही वो मजदूर रहेगा। लेकिन अगर इस बच्चे के अच्छे लालन पालन किया जा सके, अच्छा शिक्षा दिया जा सके, अच्छा सामाजिक स्वरूप दिया जा सके, तो यही बच्चा कल को अफसर बन सकेंगे, यही बच्चा कल बड़ा व्यापार बना सकेंगे, यही बच्चे कल रोजगार दे सकते हैं लोगों को। ये जागरूकता माता पिता में नहीं होना, ये एक कारण है कि वो स्कूल तक नहीं जा रहे। दूसरी बात, सामाजिक रूप से हम सबका ये दायित्व है कि हम अपने पड़ोसी का यह ध्यान रखें कि वो किस हाल में है। हमारा पड़ोसी अगर गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमीर हो गए और हमारे ठाठ बाट से ही जीवन चलता है। अगर हमारा पड़ोसी गरीब है, इसका मतलब हम पे वो छाया है, और हमें अपने पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए। इंसानियत तो यही है। तो हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम अपने आसपास के ऐसे बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें जागरूक करें, उन्हें थोड़ा सपोर्ट करें कि वो स्कूल जाए, वो शिक्षा हासिल कर सके। और एक चीज हमारे समाज में लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई बच्चा जो आज अशिक्षित है, वो मजदूरी की तरफ ढकेल दिया गया है मजबूरी से, वही बच्चा हो सकता है कि किसी गलत संगत में पड़ के उस पूरे समाज के लिए ही बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन सकता है। Correct. समाज को सुरक्षित रखने के लिए, सबल रखने के लिए जरूरी है कि समाज का हर बच्चा शिक्षित हो, सबल हो। शिक्षा पर मानव अधिकार बहुत ज़्यादा जोर देता है। मानव अधिकार जितने भी संगठन हैं या इस दिवस को जिस रूप में मनाया जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि शिक्षा को प्रेरित किया जाए, शिक्षा के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। अगर हम बात करें अब न्याय की बात करें, मानव अधिकारों के तहत न्याय भी एक बहुत बड़ी हमें सुविधा दी गई है, या यूँ कहें कि हमें बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है।
न्याय की जब भी बात करते हैं तो हम देखते हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में ये समस्या देखने को मिलती है कि जो गरीब तबका होता है वो न्याय के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता है, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। तब इसमें आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इसमें तमाम संगठन सरकारें काम कर सकती हैं और न्याय सुगम सुलभ आसान कैसे हो सकता है? देखिए, न्याय तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर हम न्याय नहीं पा सकेंगे तो वो मानवाधिकार के हम किसी भी तरह के अधिकार को नहीं पा सकेंगे। मानवाधिकार का हनन का मतलब ही है हमारे साथ अन्याय होना। कोर्ट ने, सरकार ने ये तय करना शुरू किया है और पहले से भी कोशिश हो रही है कि लोगों तक सही न्याय मिल सके, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पे अधिकतर लोग खेती गृहस्थी पे निर्भर हैं। अधिकतर जो हमारा पॉपुलेशन है वो अभी भी गांव में रह रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो आर्थिक रूप से जो लोग विपन्न हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उनके लिए न्याय पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रीजन है कि न्याय पाने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, न्याय पाने के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष होना पड़ता है। आप सुनती होंगी कि हम लोग जानते हैं कि न्याय के लिए लोगों को कई बार एक एक पीढ़ी बीत जाता है, दूसरी पीढ़ी को शायद न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग भी अपील करते हैं ये हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, कि न्याय को बहुत सुगम बनाया जाए, न्याय बहुत जल्दी मिले। अगर महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर न्याय मिलने में बहुत देर हो तो वो अन्याय के बराबर है, तो न्याय अगर देर से मिल रहा है तो वो उससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं उन्हें न्याय पाने के लिए थाना जाना है। थाना की दूरी भी बहुत कम जगह होगी कि गांव से कम 1-2 किलोमीटर ना हो। उन्हें उतना सफ़र तय करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब वो केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट की सफ़र, जिला में कोर्ट है, गांव से जिला का सफ़र तय करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम ये, अगर आप जाएंगी, आप ऐसे पिछड़े इलाकों में जाएंगी मैम, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हर महीने बस का सफ़र करके जिला जा सके। बहुत ज़रूरी है कि न्याय को द्वार तक पहुंचाना है, न्यायालय को गांव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। न्याय उनके लिए है, ये उनमें विश्वास जगाना जरूरी है। हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि न्याय उन्हीं के लिए है। न्याय का अगर जागरूकता आएगा किसी भी इंसान में तो वो इंसान आर्थिक और सामाजिक रूप से अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि डर और भय का वातावरण नहीं होगा। न्याय मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर न्याय खत्म हो जाए तो एक इंसानी जीवन भी जंगली जीवन के जैसा हो जाएगा, क्योंकि न्याय ही हम लोगों को ये पार्टीशन करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम किसी दूसरे के जीवन में कितना हनन कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हनन करना कितना गुनाह है और उसके लिए हमें सजा मिल सकती है, ये बांधता न्याय ही है। बिल्कुल रोहित जी, अगर इसी को मैं इस तरीके से देखूं, मान लीजिए कि कहीं हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, हमें न्याय मिलने में देरी हो रही है, या कहीं पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है, हम किसी केस को लेकर जाते हैं, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर इस तरह के केस बहुत सारे लोगों के पास आते होंगे, क्या तरीका हो सकता है कि हमारे सुनवाई कहीं और हो जाए? क्या ऐसे कोई संगठन है, क्या सरकार के कुछ ऐसे प्रयास हैं कि मान लीजिए हम एक थाने में जाते हैं न्याय के लिए और उस थाने में हमारी सुनवाई नहीं होती, तो न्याय का हमें कोई दूसरा रास्ता मिल जाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक ये है कि जब आप न्याय की बात कर रहे हैं तो एक न्याय होता है जो कानूनी रूप से होगा और दूसरा सामाजिक रूप से होगा। जब सामाजिक रूप से न्याय होगा उसके लिए सामाजिक संगठन भी जिम्मेवार हैं, वो भी जाकर आपस में लोगों को बैठ कर और आपस में उनकी सलाह कराकर और न्याय करवा सकता है, जिसके साथ भी जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनका साथ देकर, और जो लोग सबल हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं उनके पक्ष में जाकर और न्याय स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है कानूनी तरीका। कानूनी तरीके में न्यायालय, जब कोई भी केस न्यायालय जाता है तो उसमें न्यायालय का एक अधिकार होता है जहाँ पे न्यायालय उस सारे केस को सुनता है और उसके बाद उनका निर्णय आता है। लेकिन अगर आप एक सामाजिक संगठन के रूप में पूछेंगी तो समाज में लगभग जितनी सारी अन्याय हैं, जितने सारे विवाद हैं, उसका निपटारा सामाजिक रूप से किया जा सकता है। हम सबसे पहले जो लोगों में डर है, मानवाधिकार की जो बात क्यों हो रही है, इसी डर को निकालने के लिए लोगों में जो थाना के प्रति, जो पुलिस के प्रति, जो न्यायालय के प्रति डर है, वो डर ही उसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई इंसान को ये पता हो
कि आपके पास ये अधिकार है कि आप अपने हक के लिए थाना जा सकते हैं, जो आपके नज़दीकी थाना है वहाँ जा सकते हैं, आप केस दर्ज कर सकते हैं, ये अधिकार है। अगर कोई भी थाना में कोई भी पुलिसकर्मी आपका केस लेने से मना कर रहा है तो उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया, आगे के पदाधिकारियों के पास जा सकते हैं, या हम जैसे जो संस्थाएं हैं उनके पास आप आ सकते हैं। हम उसके खिलाफ जो कानूनी लड़ाई है हम वो लड़ सकते हैं। न्याय के कई माध्यम उपलब्ध है हमारे पास, बस जरूरत है हमें जागरूक होने की, समझने की। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में आने के लिए, और आपने हमारे अधिकारों के बारे में ना सिर्फ हमें जागरूक किया है बल्कि हमें बताया है कि कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, कैसे न्याय तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम बिहार बिहार में आने के लिए।